चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन काव्य की विशेषताएं। जो जैसे कि हमने पहले आदिकाल के बारे में, उसके नामकरण के बारे में पढ़ा, उसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उसकी काव्यगत विशेषता यानी कि राजनीतिक, सामाजिक वगैरह वातावरण जो हमने पढ़े। तो आज हम इसकी काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भूमिका तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, कैसे जैसे इसका नामकरण वगैरह हो तो इसकी भूमिका में ही आएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसके प्रमुख कवि चंद्र बरधाई, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति, याग्निक, दलपति, नल सिंह जो है इसके प्रमुख कवि हैं। और कुछ आते हैं इसके प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ। इनमें कुल 12 रासो ग्रंथ रचे गए, जिसमें पृथ्वीराज रासो, मीर रासो, परमाण रासो, कीर्तिलता की तिता, जय चंद्र प्रकाश का जयमंक, जय चंद्रिका, खुसरो की भेड़ियाँ, संदेश राष्ट्र, गीत गोविंद, आलाखंड ऐसी आदि जो है इसकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं आदिकाल की। तो इसकी विशेषता और प्रवृत्तियाँ क्या हैं। पहला आएगा हमारा युद्धों का सजीव वर्णन। यह युग जो था रजवाड़ों का युग था। राजा परस्पर लड़ते रहते थे। इनके यहाँ के कवि राजा के युद्ध के मैदान में जाते थे और राजाओं का युद्ध में उनका प्रोत्साहन करते थे। और जो उनके साथ जो कवि गए होते थे उनका जो युद्ध देखते थे वो सजीव वर्णन रचनाओं में करते हैं। जैसे कि हम आदिकाल की रचनाओं के बारे में पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि युद्धों का सजीव वर्णन जो कि आंखों देखा, सजीव में यानी कि आंखों देखा, जो उनके कवि वहाँ युद्ध भूमि में देखा करते थे उसका आंखों देखा वर्णन वो रचनाओं में कर देते। इसलिए वो सच्ची घटनाएँ ऐसे मतलब काल्पनिक नहीं लगती थी, वो एकदम सच्ची ही लगती थी, क्योंकि वो थी ही सच्ची, उन्होंने देखी ही, आंखों देखी रचनाओं का वर्णन किया था। युद्धों की घटनाओं का वर्णन करते थे, इसलिए यहाँ के युद्धों का सजीव वर्णन है, यानी कि आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। दूसरा आता है हमारा वीरतापरक रचनाओं का प्राधान्य। इस युग में हालांकि 3 प्रकार का साहित्य रचा गया, परंतु अधिकांश साहित्य राजाओं की वीरता और उनके युद्धों को लेकर ही रचा गया। इस युग की रचनाएं वीरतापरक यानी कि राजाओं की वीरता का वर्णन किया है। वो कैसे अपने शौर्य का वर्णन करते थे, वो कैसे अपने शौर्य का दर्शाते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करके, दूसरे राज्यों की ज़मीनों पर कब्जा करके, लूटपाट मचाकर अपनी शौर्य का, वीरता का वर्णन वो दर्शाते थे अपनी वीरता को। तो तीसरा आते हैं हमारा आश्रयदाताओं का गुणगान। आश्रयदाताओं का गुणगान। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी थे जो कि राजा के आश्रय में रहते थे, उनका गुणगान करते थे, उनके चरणों में रहकर कविता लिखते थे, इसलिए उन राजाओं की प्रशंसा और गुणगान रहता था। यानी कि यहाँ के जो इनके समय के जो कवि थे वो राजाओं के चरणों में बैठे रहते थे ताकि उनका कोई हरास ना हो, उन्हें दरबार से निकाला ना जाए, उनकी प्रशंसा में रहते ताकि राजा जो है वो धन धान्य से उन्हें भरपूर कर दे, इसलिए वो उनके चरणों में बैठकर ही कविता करा करते थे और उनका गुणगान ही करा करते थे। यदि कि राजा में कोई दोष भी होता था तो भी वह उनका गुणगान ही करते थे, कभी उनकी बुराई करते ही नहीं थे। समाज से कटा काव्य अगला पॉइंट है हमारा। समाज से कटा काव्य। साहित्य का धर्म ये है कि वह समाज में व्यापक समस्याओं को चित्रित करे। साहित्यकार के लिए समाज महत्वपूर्ण है। इस काल के कवि आश्रयदाता के गुणगान तक सीमित हैं, इसलिए यहाँ के सामाजिकता का अभाव है। यानी कि समाज से कटा काव्य यानी कि सामाजिकता का बिल्कुल अभाव। सामाजिकता कि समाज में क्या हो रहा है, क्या कुरीतियाँ हैं, क्या रूढ़ियाँ हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, इसका किसी को ध्यान नहीं था। और इसलिए समाज से कटा काव्य था। सिर्फ आश्रयदाता जो थे वो राजा का ही गुणगान करते थे। राष्ट्रीयता का अभाव। तब का भारत जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। रजवाड़े अपनी रियासतों तक सीमित थे। रजवाड़े के कवि उनका गुणगान करना ही जानते थे, इसलिए राष्ट्रीयता पद उनकी कविता में नहीं था। राजा रियासतों तक ही सीमित थे। राष्ट्रीयता के बारे में तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारे राष्ट्र में सीमाओं पर क्या हो रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनको बस भोग विलास से मतलब था। आदिकाल काव्य की भाषा। यह युग था वो अपभ्रंश का युग है। अपभ्रंश की जगह अब हिंदी की नई बोलियां पनपने लगी। आदिकालीन साहित्य आम तौर पर राजस्थानी तौर पर लिखा गया। आदिकालीन भाषा राजस्थानी रूप के डिंगल पिंगल में मिलती, जिसमें अपभ्रंश का स्पर्श भी है। यानी कि अपभ्रंश का युग था, हिंदी की नई बोलियाँ भी पनपने लगी। आदिकाल साहित्य आमतौर पर अब राजस्थानी साहित्य में लिखा जाने लगा, यानी कि राजस्थानी का पुटा होने लगा। और मुख्यतः जो है आदिकाल की भाषा एक बात आप जो है वो मुख्य है कि यहाँ की भाषा जो है वो डिंगल पिंगल है आदिकाल की। तो अपभ्रंश का स्पर्श भी इसमें मिलता है। साहित्य के रूप।
अगला पॉइंट है हमारा, आदिकाल में प्रधानता वीरगाथात्मक साहित्य भी है, लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक साहित्य और लोक साहित्य भी यहाँ पर मिलता है। यानी कि 3 प्रकार का याद रखना है, वीरगाथात्मक साहित्य, धार्मिक साहित्य और लोक साहित्य। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।